Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 2nd of the NCERT solution for the chapter Recent Developments in Indian Politics. In last video we have completed 5 questions for the similar chapter. And today we are going to start from question number 6. I hope last part you have seen and that is clear to all of you. So let us start now from question number 6. Try to understand the question first. Okay, let us start. In spite of the decline of the Congress dominance, the Congress party continues to influence politics in the country. आपको बोला गया है हालांकि कांग्रेस डोमिनेंस का डिक्लाइन हो गया, राइट मतलब कांग्रेस सिस्टम का जो कांग्रेस डोमिनेट करती थी वो सिस्टम डिक्लाइन कर गया, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस पार्टी है कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. बट फिर भी जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी पॉलिसीज को अफेक्ट करती है. So do you agree? क्या आप इस बात से अग्री करते हो? And if you agree, give reasons why do you agree with the statement, right? अब देखो अगर आप कांग्रेस के बारे में स्टडी करते हो तो आप लोगों ने पूरी बुक स्टडी कर ली, एंड फ्रॉम ऑल ऑफ द बुक व्हाट यू आर एबल टू गेट कि कांग्रेस का डोमिनेशन स्टार्टिंग से लेके और यू कैन से कि बहुत लास्ट टाइम तक चलता है. हालांकि जैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू होता है तो इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो जाता है, राइट? बट टिल 1989 यू कैन से कि यस कांग्रेस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी. उसके बाद कहीं ना कहीं पोजीशंस डाउन होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, राइट? लेकिन अब देखो क्या है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बोलोगे कि वो कंट्री से कंप्लीटली एक टाइप से वैनिश हो गई है, गायब हो गई है. ओके अब देखो द कांग्रेस पार्टी इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया. सबको पता है 1885 में फॉर्मेशन हो गई थी कांग्रेस पार्टी की, तो कंट्री की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है एंड हैज बीन सक्सेसफुल इन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स इन द कंट्री. और हमेशा से क्या करती आई है, हमेशा से हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती रही है, राइट? इफ यू आर एबल टू सी फ्रॉम द स्टार्टिंग. अब देखो दे हैव सक्सेसफुली रूल्ड फॉर 10 years फ्रॉम 2004 टू 2014 अंडर द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. आप लोगों ने देखो पहले जो एरा था क्या था, पहले का जो एरा था वो वन पार्टी डोमिनेंस का एरा था, राइट? फिर आपने क्या देखा कि स्टेट लेवल पे कहीं ना कहीं कांग्रेस वीक होना शुरू होगी क्योंकि स्टेट लेवल पे रीजनल पार्टीज का अमर्ज होना शुरू हो गया, राइट? फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या थी, सेंटर पे भी वीक होना शुरू हो गई क्योंकि 1989 के बाद सिस्टम क्या था, दैट वाज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट. लेकिन क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपना इंपॉर्टेंस लूज कर गई? दैट इज नॉट. क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो ना अलायंस गवर्नमेंट बनी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी जब 2004 और 2014 के बीच में, तो और हालांकि क्या था, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की कोलिशन गवर्नमेंट थी, राइट? अब देखो लेकिन फिर क्या है, सिंस दे हैव बीन इन अपोजिशन, राइट? देखो फिर क्या है कि लेकिन तब से वो क्या है, सिंस देन दे हैव बीन अपोजिशन, और तब से वो हमारी कंट्री के पोजिशन में है. मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने रूल नहीं किया, राइट? 2004 से आप देखते हो 2014 आप लोग देख रहे हो ना, 2014 में क्या हुआ था, 2014 में इलेक्शन चेंज हुए एंड बीजेपी केम इनटू द पावर, राइट? 2019 अगेन बीजेपी केम इनटू द पावर. लेकिन क्या कांग्रेस का एरा खत्म हो गया? मतलब कांग्रेस का एरा नहीं बोलोगे आप, कांग्रेस का डोमिनेंस बोलोगे, लेकिन नहीं, बिकॉज दे आर वर्किंग एज द अपोजिशन पार्टी ना. हालांकि 2014 का इलेक्शन था उसमें हालत ज्यादा खराब थी, उसमें इनको 10% भी सीट्स नहीं मिली थी, राइट? लेकिन अब क्या है, नाउ दे आर वर्किंग एज द अपोजिशन. इट मींस दे आर अफेक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री. गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद द कांग्रेस हैज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द कंट्री एंड हैज बीन स्टिल अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स इन सेवरल स्टेट्स. आप ऐसा नहीं बोलोगे कि कंट्री से गायब ही हो गई है भाई. क्यों नहीं बोलोगे? बिकॉज इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, और कई सारे स्टेट्स में आज भी ये मेजर पॉलिटिकल फोर्स है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है हमारी कंट्री में. क्लियर? तो आप ये नहीं बोलोगे कंप्लीटली कि इसका इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया. यू आर एबल टू सी कि यस ऑफ कोर्स बीजेपी का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ आफ्टर दी 2014, राइट? बट इवन देन कांग्रेस इज वर्किंग एज द अपोजिशन, राइट? कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां आज भी कांग्रेस पार्टी वर्किंग है. ओके अब देखो द आइडियोलॉजीज ऑफ द कांग्रेस हैड स्टिल हैव सपोर्ट फॉर द वाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजीज हैं, क्योंकि देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो स्पेशली बीजेपी की अगर आप आइडियोलॉजीज को देखते हो तो दे आर रिलेटेड टू हिंदुत्व, हिंदुइज्म, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपने स्टार्टिंग से क्या फाइंड आउट किया है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, रेनबो ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि हमारी कंट्री में हमेशा से क्या होता रहा है, अगर आप कांग्रेस के हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो उन्होंने हर एक पार्टी को
इवन अगर उनकी ओपोजिशन है तो भी इंपॉर्टेंस दिया, अगर उनसे डिफरेंट आइडियोलॉजीज है तो भी उनको इंपॉर्टेंस दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया, राइट। तो इसीलिए जो कांग्रेस की आइडियोलॉजीज है ना, वो हमेशा से बहुत एक वाइड सेक्शन है सोसाइटी का जो आज भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करता है। तो यू कांट से कि जो कांग्रेस है उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, ऑल दो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस हो गया है, right? We are all agree with that particular statement, but even then we are able to see that Congress party continues to influence the politics of our country. Got it? समझ आया? Clear? I think question number 6 is clear. मतलब आप इस बात से डिनाई नहीं करोगे कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया है, बट इवन देन यू विल से कि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस करने की जो पॉलिसी वो खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस आज भी हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रही है, right? What will happen in 2024 God knows, right? But we will have to wait for few months only, right? कि अब क्या हैपन होने वाला है। अब देखो, many people think that a two party system is required for successful democracy. बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारी कंट्री की तरह नहीं होना चाहिए सिस्टम, कैसा होना चाहिए, टू पार्टी सिस्टम। अब देखो, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? टू पार्टी सिस्टम से कभी भी आप ये मत समझना कि उस कंट्री में पार्टी ही दो हैं, बल्कि उस कंट्री का सिस्टम ऐसा है कि पार्टीज भले ही और भी ज्यादा हो, बट इवन देन डोमिनेशन हमेशा दो पार्टीज का ही रहता है। डोमिनेट हमेशा टू पार्टीज ही करती हैं। आप यूएसए को इसका एग्जांपल मान सकते हो, डेमोक्रेट्स रिपब्लिक, राइट। आप ब्रिटेन को भी इसका एग्जांपल मान सकते हो, राइट। आप मान सकते हो कंजर्वेटिव या फिर लेबर पार्टी आप मान सकते हो, राइट। तो मतलब आप लोग हमेशा देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें टू पार्टी सिस्टम है। और टू पार्टी सिस्टम होता क्या है? पार्टीज are present in the country other than those two party, but the politics of that particular country will revolve around those two major political parties only. वो तो आपका टू पार्टी सिस्टम। हमारी कंट्री में कैसा सिस्टम है? हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट। और कोएलिशन एरा के टाइम पे तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से क्लोजली अंडरस्टैंड किया है, राइट। अब देखो, अगर कुछ लोग अब क्या बोलते हैं कि हमारी कंट्री का सिस्टम कैसा होना चाहिए, टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए अगर आप सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को लीड करना चाहते हो, right? So drawing from India's experience of last 30 years, write an essay on what advantages the present party system in India has. आप सबको पता है हमारी कंट्री का सिस्टम कौन सा? दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आपको ये बताना है कि हमारे वाला जो सिस्टम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टू पार्टी सिस्टम बेनिफिशियल है, राइट? क्वेश्चन क्लियर? अब देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वाज डोमिनेंस ऑफ ओनली कांग्रेस पार्टी इन द पॉलिटिक्स इन इंडिया। आप लोगों ने क्या देखा कि स्टार्टिंग, जिसको आप लोगों ने पूरा चैप्टर भी पढ़ा था ना, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, राइट। तो मतलब आपने क्या देखा, स्टार्टिंग का जो फेज है हमारे इंडिपेंडेंस का, तो यू आर एबल टू सी कि उसमें कांग्रेस का डोमिनेशन था, कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, राइट। दे रूल्ड फ्रॉम 1947 टू 1977, पढ़ा था आप लोगों ने, राइट, पढ़ा था आप लोगों ने। 1977 फर्स्ट टाइम पे आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, राइट। इट मीन्स 1947 से लेके 1977 30 इयर्स तक का एक टाइम पीरियड कांग्रेस ने एक वन पार्टी डोमिनेंस की फॉर्म में देखा है, ओके। अब देखो, दे रूल्ड फ्रॉम 1947 टू 1977 एंड हैड नो पॉलिटिकल अपोजिशन। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस की जो पोजीशन थी ना, वो इतनी स्ट्रांग थी कि हमारी कंट्री में कोई अपोजिशन ही नहीं था। इट मीन्स कांग्रेस वाज वन मैन आर्मी, यू कैन से, राइट। एक टाइप से मतलब ऐसा सिस्टम कि जहां पर और कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फिर देखो, लेकिन फिर क्या हुआ, इट वॉज इन 1977 दैट फॉर द फर्स्ट टाइम अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड एट द सेंटर। हालांकि स्टेट लेवल पे तो पार्टीज बनना शुरू हो गई थी, आप लोगों ने पढ़ा था केरला में गवर्नमेंट बनी थी एंटी कांग्रेस, राइट, याद आ रहा है। लेकिन यहां पर सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, 1977 वो ईयर था जहां पे पहली बार एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये हुई थी, हाउएवर द जनता गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स फुल टेन्योर। हालांकि जो गवर्नमेंट बनी थी जनता दल की, वो अपना टेन्योर तो पूरा नहीं कर पाई, बट इवन देन ऐसा सिस्टम हुआ जिसकी वजह से एरा एटलीस्ट खत्म हो गया कि कोई पार्टी और इस पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके। इट मीन्स यहां से कांग्रेस का एरा एक टाइप से खत्म हुआ, although जनता पार्टी was not able to complete the tenure, but even then we will say it was important, right? क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई ऐसी पार्टी अमर्ज हो रही थी जिसने कांग्रेस को रिप्लेस किया था, फाइन। फिर क्या था, इट वॉज ड्यूरिंग 1999 to 2004 दैट अ फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट टेन्योर।
और देखो मतलब आप 1947 से हम इंडिपेंडेंट हैं, 1952 में हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गया, लेकिन देखो और आपने कोalition का एरा भी देख लिया, तो तब से जाकर देखो 1999 में जाके ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी, राइट? ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो आप, 50 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट, है ना? कोई मतलब एक आप इसीलिए इसको वन पार्टी एरा बोला ना हम लोगों ने, क्योंकि क्या हुआ 1999 तक कोई भी ऐसी पार्टी थी नहीं कि अगर अदर देन कांग्रेस गवर्नमेंट तो बन गई, बट इवन देन दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर टेन्योर, राइट? ये पहली बार हुआ 1999 से 2004 कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपना टेन्योर पूरा कर पाई, और जो अदर देन कांग्रेस थी, राइट? फिर क्या है, सिंस देन द कांग्रेस एंड द बीजेपी हैज बीन द टू मेजर पार्टीज अफेक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। और आज तब से आप लोग क्या देख रहे हो, या बीजेपी है या कांग्रेस है, हालांकि उनके अलायंसेस होते हैं, बट इवन देन आप मेजर रोल किसका देखते हो, या तो कांग्रेस होती है या ऑफ कोर्स बीजेपी होती है, राइट? द टू पार्टी सिस्टम इज effective as it provides a strong opposition to the ruling party which ensure that the ruling party does not use its power in arbitrary manner। और देखो टू पार्टी सिस्टम अच्छा है, वो किस वे में अच्छा है? एक तो देखो अगर टू पार्टीज हैं तो ऑफ कोर्स उन दोनों को एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें बड़े अच्छे से पता होंगी, दे विल बी एबल टू कंट्रोल ईच अदर, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन देखो अगर टू पार्टी सिस्टम है ना, इसका एक और बेनिफिट है, इसका एक और बेनिफिट क्या है, इसका एक और बेनिफिट ये है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन प्रोवाइड करवाता है। अगर मान लिया देखो अगर बीजेपी पावर में थी तो ऑफ कोर्स कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को प्ले कर रही थी, अगर कांग्रेस पावर में थी तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक अपोजिशन की फॉर्मेशन कर रही थी, राइट? तो इट मींस क्या है, इसका बेनिफिट टू पार्टी सिस्टम का क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल जाता है, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दैट इज आल्सो दैट मच रिक्वायर्ड जितना आपकी कंट्री में रूलिंग पार्टी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ अगर रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिसीज को बताएगी तो ऑफ कोर्स इट विल बी अट्रैक्टिंग द पीपल बाय इट्स पॉलिसीज, देयर इज नो वन हु कैन जज व्हाट इज करेक्ट इन एक्चुअली। तो ऐसे में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑफ कोर्स आपको अपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वही क्या करते हैं, वही तो आपको ये बताते हैं कि जो रूलिंग पार्टी उसकी प्रॉब्लम क्या है, और रूलिंग पार्टी आर्बिट्री फॉर्म में कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। समझ आया? सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यस ऑफ कोर्स अपोजिशन पार्टी जरूरी है, और इसलिए इस वे में टू पार्टी सिस्टम बेटर वे में वर्क करता है। समझ आया? फाइन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, ओके, एट्थ क्वेश्चन वी आर रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ना है, पैराग्राफ रीड करना है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब देखो फर्स्ट है, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज कन्फ्रंटेड न्यूमरस चैलेंजेस। आपने पूरे सारे इस चैप्टर में आपने पढ़ा ही क्या है, चैलेंजेस ही पढ़े हैं ना। कहीं पर कोलिशन का चैलेंज आप लोगों ने पढ़ा, कहीं पर रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे हमारी कंट्री में रायोट्स हो रहे वो आप लोगों ने पढ़ा, कहीं पर हमारी कंट्री में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो रहा है वो आप लोगों ने पढ़ा, कहीं पर आप लोगों ने वडोदरा इंसिडेंट है वो पढ़ा। तो आपने प्रॉब्लम्स ही तो पढ़ी है ना, बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारी कंट्री में। Not only has the Congress system destroyed itself, but the fragmentation of the Congress coalition has triggered a new emphasis on self-representation. मतलब देखो सिर्फ not only has the Congress system destroyed, सिर्फ कांग्रेस सिस्टम डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, राइट? बट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कांग्रेस कोलिशन, मतलब जब आप फ्रेगमेंटेशन देखते हो ना, जो डिवीजन और वो सारी चीजें देखते हो कांग्रेस की कोलिशन की, उसने क्या किया, हैज ट्रिगर्ड अ न्यू एम्फेसाइज ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन which raise question about the party system and its capacity to accommodate diverse interest। क्यों? देखो क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने क्या देखा कि कांग्रेस से जो लोग एक टाइप से उसकी आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं कर पाए वो लोग क्या हो गए, सेपरेट होना शुरू हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हुआ कि इससे सिर्फ कांग्रेस सिस्टम ही डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि जब क्या होना शुरू हो गया, जब फ्रेगमेंटेशन हो ना कांग्रेस कोलिशन का, उसने क्या बताया, एक नया एम्फेसाइज दिया। किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। अब देखो अगर कांग्रेस में कोई सेपरेट आइडियोलॉजी रख रहा है और कांग्रेस ने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वो लोग कांग्रेस से सेपरेट हो जाएंगे ना, राइट? तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, विच रेज क्वेश्चन अबाउट द पार्टी सिस्टम एंड इट्स कैपेसिटी टू अकोमोडेट डाइवर्स इंटरेस्ट। और जैसे जैसे अब लोग सेपरेट होंगे कांग्रेस पार्टी से, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका इंपैक्ट यही तो पड़ेगा ना कि कांग्रेस जो पार्टी है वो अपने डाइवर्स इंटरेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रही है। देखो अगर कांग्रेस में एक जो मेजर रोल में है, जो सेंट्रल पे है कांग्रेस के, अगर वो कुछ और बात बोल रहे हैं, उसी के अंदर दूसरा ग्रुप कोई और बात बोल रहा है,
अगर कांग्रेस के लीडर्स उनकी बात को नहीं मान रहे तो दे विल बी हैविंग नो एनी अदर चॉइस, दे विल बी सेपरेटेड ओनली। लेकिन ये जो सेपरेशन है, ये डिवीजन है, ये आपको क्या दिखाएगा? ये चीजें आपको ये दिखाएंगी कि कांग्रेस जो पार्टी है ना, वो अकोमोडेट नहीं कर पा रही डाइवर्स इंटरेस्ट के साथ। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? An important test facing the polity is to evolve a party system or political parties that can effectively articulate and aggregate a variety of interest. और इसीलिए देखो पॉलिटी का जो हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, जो हमारी पॉलिटी फेस करी, वो क्या है? इवॉल्व अ पार्टी सिस्टम। एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आपको इवॉल्व करना है, और पॉलिटिकल पार्टीज दैट कैन इफेक्टिवली आर्टिकुलेट एंड एग्रीगेट अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप एक ऐसा सिस्टम जनरेट करो जहां सिर्फ आप ये ना सोचो कि आपसे सेपरेट कौन है, वो आपके आइडियाज को मान रहा है नहीं मान रहा है, बल्कि आपके आइडियाज में सभी की वैरायटी, सभी के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट आप आर्टिकुलेट कर सको और एग्रीगेशन उनका गेन कर सको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कांग्रेस अगर पावर में है तो कांग्रेस ही अपनी बात मनवाएगी। अगर कुछ उसी के अंदर लोग हैं जो सेपरेट आइडिया रख रहे तो दे आर फ्री टू रिप्रेजेंट देयर आइडियाज। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब एक टाइप से मोनोपोली वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। समझ आया? नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पैराग्राफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यू। क्वेश्चन 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट द ऑथर कॉल्स चैलेंजेस ऑफ द पार्टी सिस्टम इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव रीड इन द चैप्टर। अब ऑथर ने देखो क्या बोला है, यहां पर चैलेंज बोला है ना, राइट? तो यहां पर जो जिस चैलेंज के बारे में, चैलेंज ऑफ द पार्टी सिस्टम, तो आपने और जो चैप्टर में रीड किया तो क्या समझ पाए आप इस चीज से कि चैलेंज ऑफ द पार्टी सिस्टम क्या है? अब देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इट्स पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है? वो होता है अकोमोडेट करना इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि देखो, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। अगर इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री तो ऑफकोर्स उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उसमें ऑफकोर्स डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली उसको उस डाइवर्सिटी को मेंटेन भी करना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट उस डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस भी देना चाहिए, राइट? तो सबसे चीजें जो एक टाइप से डिफिकल्ट टास्क हो जाता है वो यही है कि अकोमोडेट कैसे करोगे। जो सोसाइटी में इतने सारे सेक्शंस हैं, मेजॉरिटी है, तो उन सेक्शंस के साथ अकोमोडेशन करना, एक ऐसे कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है। The dominance of the Congress system came to an end as they were not able to address the issue of several sections of the society effectively. और जब आप कांग्रेस सिस्टम को देखते हो ना, तो कांग्रेस सिस्टम के डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन ही यही था। क्या था सबसे बड़ा रीजन? कि कांग्रेस इन लोगों को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाई। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप बुक को अंडरस्टैंड कर पाए हो अभी तक, तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या समझा था कि सबको इंपॉर्टेंस मिलता था कांग्रेस सिस्टम में टिल द टाइम पीरियड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यू कैन से। लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड ऑफ कोर्स लाल बहादुर शास्त्री ऑल्सो, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी का डोमिनेशन शुरू होता है ना, वहां से प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, राइट? और जो डोमिनेंस था ना कांग्रेस का, वो अगर कहीं ना कहीं खत्म हुआ तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसमें सेवरल जो सेक्शन है ना सोसाइटी के, उनको एड्रेस नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जब ऐसा सिस्टम होता है कि पार्टी सभी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाती, सबको इंपॉर्टेंटली कंसीडर नहीं कर पाती, तो ऑफ कोर्स इट विल लीड्स टू प्रॉब्लम्स ओनली। समझ आया? और ये कहीं ना कहीं बाद में किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? ऑफ कोर्स कांग्रेस के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। फाइन, क्लियर? आई थिंक क्लियर इट इज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ द लैक ऑफ अकोमोडेशन। आपको क्या बताना? लैक ऑफ अकोमोडेशन एंड एग्रीगेशन। देखो यहां आप लोगों ने क्या पढ़ा? लैक ऑफ अकोमोडेशन आप लोगों ने पढ़ा था ना, लैक ऑफ अकोमोडेशन, राइट? अब देखो यहां पर आप लोगों ने अकोमोडेट डाइवर्स इंटरेस्ट, राइट? तो अब देखो क्या है जो यहां आप लोगों ने जो पढ़ा, हमारे इस चैप्टर से आपको एग्जांपल देना है, कहां आपको फील हुआ अकोमोडेशन मतलब एक टाइप से कोऑर्डिनेशन में लैक है, एग्रीगेशन में लैक है, राइट? अब देखो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट कैन बी सीन एज लैक ऑफ अकोमोडेशन एंड एग्रीगेशन, राइट? सम ऑफ द पॉपुलर केसेस आर शाहबानो केस एंड बाबरी मस्जिद इशू। ऑफ कोर्स आप लोगों ने इस चैप्टर में इशू तो पढ़े हैं, प्रॉब्लम्स तो पढ़ी हैं। आप लोगों ने क्या फील किया? ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स देखो कहीं ना कहीं क्या थे, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमारे राइट से, हमारी कंट्री से रिलेटेड थे, बट इवन देन उन्होंने कैसे पॉलिटिकल फॉर्मेशन गेन कर ली। अब देखो जैसे बाबरी मस्जिद का एक तरह से डिमोलिशन हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो सपोर्टिंग इट। क्यों?
क्योंकि बीजेपी इसको क्यों सपोर्ट करी थी? बिकॉज वी हैव सीन हिंदुत्व पॉलिसी इट इज फेवरिंग, राइट? तो कहीं ना कहीं क्या आप लोगों ने फील किया? आप लोगों ने ये फील किया शाहबानो के केस में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट मुस्लिम लोगों के एरियाज में इंटरफेयर कर रही है। तो ऑफ कोर्स उस वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमें ये फील हुआ कि अकोमोडेशन की लैक है। सबसे बड़ा जो आप लोगों ने देखा मंडल कमीशन, आप लोगों ने क्या फील किया? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही कि उनको उनकी वोट बैंक तो मिले बट रिजर्वेशन ना दे, राइट? और कुछ लोग चाह रहे उनको अपनी वोट बैंक बनाने से उनकी रिजर्वेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। यहां भी आप लोगों ने क्या देखा? लैक ऑफ अकोमोडेशन देखा ना, समझा? फिर आप लोगों ने वडोदरा इंसिडेंट देखा, राइट? तो मतलब ये सारे सिनेरियोज आपको क्या बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स तो थी और कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जहां हमें एक साथ आकर उन सारे के सारे इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को टैकल करना था। बट इवन देन ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट एबल टू डू सो, और हमें फील हुआ दैट यस देयर वाज द लैक ऑफ अकोमोडेशन एंड एग्रीगेशन। समझ आया? क्लियर? Now the last question of this chapter is why it is necessary for parties to accommodate and aggregate variety of interest। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप ये फील कर पा रहे हो कि नहीं ये चैलेंजेस आए, है ना, क्योंकि वो एक टाइप से ऐसा नहीं कर पाए, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, सभी को अकोमोडेट नहीं कर पाए, एग्रीगेशन नहीं कर पाए पॉलिसीज का, इंटरेस्ट का। तो एक इंपॉर्टेंट क्यों है ये अकोमोडेशन, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों रिक्वायर्ड है उसके लिए कि उसको अकोमोडेट करना है डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ? तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अब देखो इन अ डेमोक्रेसी द नीड्स ऑफ द पीपल आर वेरिंग। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो ऑफ कोर्स वी आर हैविंग ह्यूज डाइवर्सिटी, और जब आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हो तो वी आर एबल टू सी कि हमारी कंट्री में डिफरेंट वैरायटी भी आपको देखने को मिलती है, राइट? एंड डिफरेंट जब आप वैरायटी की बात करते हो तो आप लोग क्या फील करते हो कि अब लोगों के आइडियाज भी अलग अलग हैं, राइट? और डिफरेंट देखो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट, और जब इतने सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो उन लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट भी होंगे ना। जब हमारी कंट्री में इतनी कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं तो ऑफ कोर्स उनके डिफरेंट व्यूज भी होंगे, राइट? लेकिन फिर भी आपको क्या बनाना, फिर भी आपको एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है ना, राइट? द पॉलिटिकल पार्टी हैज टू इंश्योर बैलेंस अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स फॉर इंश्योरिंग इट्स सक्सेस। और इसीलिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें डिफरेंट ग्रुप में ना आपको एक टाइप से अकोमोडेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अकोमोडेशन नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी एबल टू वर्क ना, राइट? और अगर चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो डिफरेंट व्यूज के साथ अकोमोडेट नहीं कर पा रही है तो फिर लोग उसको वोट क्यों देंगे? बिकॉज सम ऑफ द पीपल विल थिंकिंग कि ये हमारे इंटरेस्ट को तो फुलफिल नहीं कर पा रही, देन व्हाई शुड वी कास्ट आवर वोट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी व्हिच इज नॉट अफेक्टिंग आवर आइडियाज, राइट? जो हमारे आइडियाज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रही है। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किस चीज का, कि उसको अकोमोडेट करना पड़ता है डिफरेंट आइडियाज के साथ, डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ। अगर ऐसा नहीं कर पाएगी तो ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी और पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। समझ आया? क्लियर? फाइन। मतलब देखो क्या हुआ कि अगर आपको सोसाइटी में, स्पेशली हमारे जैसी डाइवर्स कंट्री में, खुद को सस्टेन करके रखना पॉलिटिकल पार्टीज को, तो दे विल हैव टू अकोमोडेट। क्लियर? आई थिंक नाउ ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वी हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द फर्स्ट बुक ऑफ आवर 12th क्लास, दैट इज इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, राइट? सारे आई थिंक आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स along with your NCERT solution, all the things are completely clear to all of you. And now it was the last chapter, and with this video we are able to complete one book. If you are having doubts, you can ask your doubts and questions in comment section. We will meet in next video with the new book, right? जो आपकी second वाली book है, right? We will meet with that book. Okay, till then you can revise this particular book. You can see the videos again if you are not able to understand any particular topic, and you can ask your doubts. We'll meet in next video, and if you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel as well. Fine. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.